जय हिंद दोस्तों। तो हमारा चल रहा था ग्रेविटेशन चैप्टर। उसमें हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, स्फीयर्स के अंदर कैसी होती है ये सब देखा था। और ये ऐसा क्यों देखा था, इससे पहले वाला लेक्चर है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ को अच्छे समझने वाले कि अर्थ में फील्ड कैसी होगी, अर्थ में हमारी जी की वैल्यू कैसे, वेरिएशन इन जी देखेंगे। ठीक है, जो अर्थ की आपकी वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसको हम लोग जी ही डिनोट करते हैं, क्योंकि दोनों की आप जानते हो एक्सेलरेशन की भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, और उसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वेरिएशन इन जी ना। अब ये जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या फिर इसको कहते हैं अर्थ की फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर्मल सा। ठीक है, अभी हम प्रूफ भी करेंगे हर चीज़। वेरिएशन जी मतलब जी में चेंज, वेरिएशन माने होता है जी में चेंज। कब कब, जब हम अर्थ के ऊपर जाएंगे। अर्थ की सरफेस है, अर्थ गोल है ना, है तो नहीं असलियत में गोल, क्योंकि कहीं ना कहीं उठी हुई है, कहीं ना ऐसे शेप है उसका, जियोडिक शेप है, जो एक नाम दिया गया है ज्योग्राफी में जियोडिक शेप का। लेकिन उसको हम एज ए स्फीयर कंसीडर करेंगे। और अगर हम उससे ऊपर गए यानी कि हाइट में, है ना, सरफेस से हाइट में गए, या फिर डेप्थ में गए, या फिर सरफेस के अंदर गए अर्थ के, या फिर रोटेशन जो अर्थ घूमती है उसकी वजह से हमारा क्या चेंज होगा, और एक हमारा शेप, इनकी वजह से हम पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे क्या चेंज होता है स्टार्टिंग हम। लेकिन उससे पहले जी कैसे, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब देखेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। और देखो एक चीज़ और है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्फीयर वाला लेक्चर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर देख के आया है, मेनली सॉलिड स्फीयर, क्योंकि अपना जो अर्थ है वो एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है। तो जो सॉलिड स्फीयर का कॉन्सेप्ट जानता है अच्छे से, वो इसको अच्छे से समझेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और आएगा, जो सॉलिड स्फीयर वाला देख के आए हैं वो इसको अच्छे समझेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से सीधा वो लेक्चर देखने चले जाओ। हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो ऐसे आप देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और वो लेक्चर देख के आओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ से जाने के बाद वो लेक्चर देख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला वेरिएशन ही जी हमको देखना है ना, तो सबसे पहले जी समझ ले क्या होगा। ये हमको पहले तो जी समझना है। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कहते हैं इसको, ठीक है। और देखो यही जी को हम कहते हैं अर्थ की फील्ड। अब फील्ड ग्रेविटेशन चैप्टर में कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये अर्थ की फील्ड भी इसी को होती है। भाई देखो कोई चीज़ हम लोग को खींचती है, मान लो आप क्या कहते हैं, आप फ्री फॉल कर रहे हो तो आपको खींचता है फील्ड। जी तो खींचती, किससे गिरते हो? फ्री फॉल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से गिरते हो नीचे, बिल्कुल। तो ये खींचती है ना, तो ये जो खींच रही है एक्सेलरेशन, यही फील्ड है नॉर्मल। आप समझे कि नहीं, कि मतलब यही तो खींचती है हम लोगों को अपनी तरफ। तो ये फील्ड की वैल्यू है। अब ये कैसे आई सब अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले अर्थ को बना लो। ये हमारी अर्थ है। देखो स्फीयर है नहीं, है ज्योइडिक शेप का। ज्योइडिक मतलब ये होता है कि ऐसा शेप है। देखो ये अभी समझा रहे अच्छे से, ये अर्थ है। तो ये ऐसा नहीं है, मान लो कहीं पर अर्थ जो है वो अंदर गई हुई है, कहीं पर वो ऐसे बाहर गई हुई है, समझ लो, कहीं पर ऐसे, यही ऐसा मतलब आप ऊबड़ खाबड़ टाइप का शेप है ना। ओवल भी शेप नहीं है। अगर कोई कहते कि ओवल शेप है या आलू की तरह का शेप है तो बिल्कुल नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इमेजिनरी लाइन एक मान लेते हैं, यूनिफॉर्म, बीच से ना आगे ना पीछे, तो एक स्फीयर बन जाता है। ऐसा है अर्थ का सर, समझ लो, इसको स्फीयर कंसीडर करना है केवल, ये चीज़ है। तो मान लिया ये अर्थ है अपनी। अब अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है तो इसका मास यहाँ पर मान लो कंसंट्रेटेड है एम ई, ठीक है। रेडियस अर्थ की मानोगे, इसको एम ई नाम दोगे, अर्थ की रेडियस को आर ई नाम दोगे। अर्थ है तो ई से डिनोट करोगे, ठीक है। अब देखो आप एक काम करोगे, मान लो आप, भाई देखो आपको ये है, आप वो इंसान हो जिसको सरफेस में रहना अच्छा नहीं करता ना, तो आप हमेशा अपने आप को कंसीडर करोगे। तो आपने कहा बहुत दिन तक सरफेस में रह लिया, अब अर्थ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अर्थ को छोड़ के अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं। तो ये आप सीधा, ये रेडियस है, इससे आप ऊपर चले गए आर, यहाँ आ गए इस अर्थ के यहाँ पर, ठीक है। अर्थ के सरफेस से आप कितना आ गए? आर डिस्टेंस पे आ गए, बिल्कुल। आपका ये जो मास है एम है, ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पर हो, ये मास कितना है? एम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप जानते हो अर्थ अपनी तरफ जो फोर्स लगाती है, कोई मास है, इसे हम ऊपर गए तो अर्थ फोर्स लगाएगी, एम जी नीचे खींचती है। बहुत बार पढ़ चुके हैं, किसमें? काइनेमैटिक्स चैप्टर में भी और फोर्थ चैप्टर में भी, लॉज ऑफ मोशन में भी, एम जी से खींचती है। तो हमारा जो है वो आएगा एम जी, ये हम लोग ने बहुत पहले पढ़ा।
और अभी रिसेंटली लेक्चर में ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा कि इन दोनों के बीच में जो हमारी लगेगी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फोर्स आई है हमारी काइनेमैटिक्स ऑफ फोर्स चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से ना, बहुत जगह लॉज ऑफ मोशन को फोर्स चैप्टर से भी डिनोट किया गया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने पढ़ रखा है कि अगर दो मास हैं, एक अर्थ का है एक अर्थ में रहने वाली बॉडी का, और उनके बीच की डिस्टेंस ये जो है, देखो ये डिस्टेंस यहाँ ऐसे दिखानी, ये डिस्टेंस पूरी आर है, ठीक है, ये पूरी आर है। आप इसमें क्या एच हाइट ऊपर गए हो, ठीक है, तो ये पूरी डिस्टेंस जो है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आर है। आप ऊपर कितना गए हो, एच हाइट और प्लस आर ई, तो जो आर है वो आर ई मतलब अर्थ का रेडियस और प्लस जितनी हाइट है उसको मिला के स्मॉल आर है हमारा, ठीक। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा है जो हमारी फोर्स होती है जी एम अपॉन अर्थ की रेडियस, यानी कि आर स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, अब की बार जो हमारी रेडियस है, जहाँ पॉइंट है वहाँ दूरी देखो, अर्थ की रेडियस अगर सरफेस पे होता, लेकिन पॉइंट हमारा सरफेस से ऊपर है तो आर स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया, इसको फर्स्ट माना आपने, इसको सेकंड माना, तो आप यहाँ से एक चीज़ देखोगे दोनों से, इसको आप देखोगे तो ये mg और ये दोनों ही फोर्स है, तो ये चीज़ इसके इक्वल नहीं हो जाएगी। ये वेट लिखा हुआ है लेकिन है ये भी फोर्स ही, ये वेट फोर्स है लेकिन अर्थ की वजह से लग रही है, और ये भी अर्थ की वजह से लग रही है। ये आई है काइनेमैटिक्स चैप्टर से, और ये कहाँ से आई है, जिसको देखो इसमें डाउट है वो काइनेमैटिक्स चैप्टर पूरा देखेगा, पूरी सीरीज उसकी पड़ी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ वीडियोस। और ये जो है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, इनको इक्वेट कर दो, केवल लिखोगे बाई यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का यूज़ करके ये हमारा जो mg है इक्वल हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर के। m से आपका m कटा, g की वैल्यू जो हमारी आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, ये चीज़ आई, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज़ पूरी समझ में, इतना पूरा नोट करना है, ठीक है। अब इसके आगे एक पॉइंट देखो, ये आपने इतना नोट किया, अब एक चीज़ देखो, अगर ये जो है बंदा ये सरफेस पे आ जाए तो ये जो आर है ये अब आर ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, और मास जो अर्थ है वो यही रहेगा। तो हम एक चीज़ करेंगे, इतना तो आपने नोट ही किया, एक चीज़ करेंगे, यहाँ देखो, अब यहाँ से वैल्यू आने वाली है, जी की वैल्यू, जी की जगह जी रखो, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास अर्थ का है तो एम लिख दो। और अब ये जब सरफेस पे आ चुका है, अब ये जो है बंदा ये सरफेस पे आ गया, ठीक है, अगर इस सरफेस पे आ गया तो रेडियस अब आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये वेरिएशन नहीं होगा, पहले आपने देखा जी वेरी करेगा अगर आप आर बढ़ाओगे, ये जो पहले वाला फॉर्मूला आया जी इक्वल टू जी, ऊपर वाले दोनों कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ हो ये आर से आप एक चीज़ देख रहे हो कि जी है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे ही आप आर को बढ़ाते जाओगे, देखो सरफेस के बाद देखना, सरफेस तक तो कांस्टेंट वैल्यू है, सरफेस के बाद वाले केस में देखोगे आर आप बढ़ाते जाओगे तो जी घटता जाएगा। तो इतना तो सेंस बन रहा है कि अगर आप डेप्थ में जाओगे, मतलब आप हाइट में जाओगे तो आप पे ऊपर जी कम लगेगा। फिर एक समय ऐसा आता है नहीं, जो हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने चंद्रयान भेजा, तो एक समय ऐसा आता है आप इतनी दूर निकल जाते हो कि अपनी अर्थ की फोर्स आपके ऊपर लगती नहीं है। तो देखो ये सेंस बना रही बात की नहीं है ना। अब वो जो आप स्पीड जो पकड़ते हो उसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, वो हम लोग के आगे लेक्चर्स में आएगा। तो यहाँ तक तो था वेरिएशन, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट नहीं, लेकिन अब कांस्टेंट है तीनों वैल्यू, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूजीसी, आपका ये क्या है मास ऑफ अर्थ, और ये है आर ई स्क्वायर। अब देखो इनकी वैल्यू होती है, ठीक है, जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 ये होती है, यूनिट सब जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है, वो दिन बताया था ना लगभग 10 की पावर 24, आज एग्जैक्ट देख लो 6 इंटू 10 की पावर 24। अब ये एग्जैक्ट मतलब ये हम लोग को लेना है एग्जैक्ट, इतनी वैल्यू है, लेकिन ये एग्जैक्ट हो सकती है कि इतना बड़ा अर्थ है उसको हम लोग क्या तोल सकते नहीं ना। तो ये एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट से निकली है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह ने किया उससे आपको अभी मतलब नहीं है। और फिर आर ई यानी कि रेडियस और अर्थ, देखो बहुत जगह ये लिखी होगी 6375 है ना, ये भी लिखी होगी, बहुत जगह ये लिखी होगी, लेकिन कैलकुलेशन में यही लेते हैं क्योंकि 9.8 एवरेज वैल्यू में। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसमें कुछ गलत तो है नहीं, देखो 6.4 लिख सकते हो आराम से, और 10 की पावर 6, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों नहीं दिक्कत है, यहाँ पर मीटर है और ये किलोमीटर है। अब सेंस बना रहा है कि नहीं, ये मीटर में करोगे तो 64,000 ना, कितना हो जाएगा 6,40,000, और इसको आप चेंज करोगे तो ये आएगी वैल्यू। मीटर एसआई यूनिट होती है, इसलिए हमने मीटर में चेंज किया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो केवल 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24, और इसके बाद आपका आर ई जो होगा वो होगा 6.4 इंटू 10 की पावर कितना था आपका 6, ठीक है।
जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखी जाती है, ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू है ये पूरा कट के वैल्यू आती है 9.8। ये देखो ये कैलकुलेशन कभी नहीं आती है, ठीक है। आप इसको मतलब ये तो रिजल्ट है, ये रिजल्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये रिजल्ट है, इस्टेब्लिश्ड है। बस ये आता कैसे ये आज आपको पता चल गया। अब ये याद नहीं रखना कि जी की वैल्यू 9.8 कैसे होती है, लॉजिक पता है कि इस तरीके से होती है, आराम से समझ में आया। अब एक क्वेश्चन देखो इसमें सेम ऐसे, देखो ये चीज़ तो पूरी समझ में आई। एक क्वेश्चन देखो, अभी ये जो 9.8 वैल्यू आई है ये किसकी है, ये ग्रेविटेशनल, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी किसमें है, अर्थ में। मान लो हम किसी दूसरे प्लैनेट में चले गए, ठीक है। अब ये बताओ इंटरस्टेलर मूवी किसने किसने देखी है, सबने देखी होगी। तो मान लो इंटरस्टेलर के प्लैनेट में चले गए जहाँ पर वो बंदा जाके नहीं अपनी लाइफ पूरी बसाता है, नया पूरा, जब अर्थ रहने वाली नहीं रहती है तो उस प्लैनेट में हम लोग चले गए, क्योंकि अर्थ जो है वो अब हैबिटेट नहीं है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो वो ये अर्थ है अपनी, इसका मास है m और r ई रेडियस है और m ई ये, और ये चीज़ इतनी पता है यही r ई आएगा, ठीक है, मास है। और इसकी g की वैल्यू ये g है। अगर हम g ऐसे लिखें नॉर्मली तो वैल्यू 9.8 होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हम आ गए नए प्लैनेट में ना, नाम रख लो इसका इंटरस्टेलर वाला ना, इंटरस्टेलर वाला है आपका। अब देखो इसमें इसका जो मास है वो अर्थ का me/2 है, इसकी जो रेडियस है वो अर्थ की थर्ड है, 1/3 है, ठीक है। अब आपसे कहेंगे यहाँ पर जो वेट है, यहाँ पर मान लो ये बॉडी है हमारी, ये सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। इसका वेट जो है अर्थ के टूवर्ड्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन। ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, मास m की है, जिसका वेट है यहाँ पर 20 न्यूटन। वेट है, समझना, मास नहीं, वेट। वेट अलग चीज़ होती है। वेट जब हम वहाँ की g की वैल्यू से, जिस प्लैनेट में आप रह रहे हो उसकी g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तब वेट आता है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में तो सब वेट ही वेट बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो रहता है और वेट ही रहता है। जब आप नापते हो तब मास नहीं आता है, तब वेट आता है। क्यों? क्योंकि जो वेइंग मशीन है वो ऐसे ही डिजाइन की गई है। अब आपका मास मान लो यहाँ पर 60 है, यहाँ की जो वेइंग मशीन है वो चांद में रखोगे जाके तो वो 10 ही किलो दिखाएगा, क्योंकि वो डिजाइन ही ऐसे है, ठीक है। वो आपको वेट ही बताती है, लेकिन वेट और वेट कभी वैरी भी नहीं, मतलब वेट हमेशा वैरी भी होता है, मास फिक्स होगा। इससे मान लो अगर यहाँ पर कितना, अगर 60 किलो किसी का मास है, 60 किलो है किसी का, तो उसमें से आप 9.8 डिवाइड करो, जितना आए वो आपका मास है। अभी जो हम लोग नापते हैं वो वेट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ तो इतनी समझ में आई। अब इसने कहा है कि भाई ये वेट जो है यहाँ पर बता दो, ये वेट यहाँ पर भी वेट रखना, ये वेट है अर्थ में, यहाँ पर बता दो, ठीक है, इतना बताना। तो आप लोग जानते हो नए प्लैनेट की जी डैश की वैल्यू नहीं होगी भाई, ये तो अर्थ के लिए है 9.8 ना, इसके लिए तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, नए प्लैनेट के लिए mg डैश होगा, ठीक है। और देखो अब इसमें नॉर्मल क्या कर सकते हो, यूनिटरी मेथड है, नीचे रखो जो पता है हमको, w की वैल्यू इक्वल टू mg ये, ठीक, इतना तो पूरा फिक्स है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल इसको ऐसे लिखो, इक्वल ना, बीच में इक्वल लगता है। अब यहाँ देखोगे mg तो कट जाएगा, बिल्कुल w डैश ये वेट है नए प्लैनेट में ना, इंटरस्टेलर वाले में, इक्वल g डैश अपॉन g। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो ये वाली वैल्यू जो कह रहे थे यहाँ पर काम आएगी। ऊपर वाले के लिए देखो आप क्या करोगे, g ऐसे रखोगे, g डैश रखा, g की तो वैल्यू इसी की तो निकालनी है। जब g की वैल्यू पता होगी तो आप मास निकाल लोगे आराम से, यही तो लॉजिक है। क्योंकि भाई mg डैश होगा तो g हमारा मेन फोकस g में होना चाहिए, g डैश में ना। अब देखो g ऐसे आपका रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, g यहाँ पर ये जो आपका g आया है कितना है, इसको भी इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। g की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, देखो gm/r², तो रखो वैल्यू g। अब इसका m की जगह कितना है, अर्थ की मास की जगह कितना है, me/2, तो रख दो me/2 रख दिया, ठीक है। और फिर देखो अपॉन में कितना है, r था, r की जगह इसका कितना है, r² आपका कितना है, r² कितना है, पूरे का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, re²/9। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हुआ क्या है, इसने कहा है कि मास की जगह अर्थ का मास रखना है, अपॉन 2 कर दिया, ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है। नीचे क्या करोगे, नीचे नॉर्मल सा g me², बिल्कुल gm/r², ठीक है, ये होगा। अब देखो इसको तो नॉर्मली है, आपको सॉल्व कर देना, तो इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे और वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, g, इसको आगे सॉल्व करना है केवल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आगे लिख दी है, ठीक है, तो समझ लो ना, इन दोनों की वैल्यू हमने आगे लिख दी है। तो g, पहले तो g से g काट दो, दिख ही रहा सामने, बिल्कुल अपॉन में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, कम वेरिएबल हो जाएंगे, कांस्टेंट मतलब ना।
एम ई अपॉन 2 लिखा। अब ये तो आप जानते हो कि अगर आर ई अपॉन ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो 9 ऊपर आएगा, पता ही है, ठीक है ना, ये 9 है। देखो जी और 9 में कन्फ्यूज ना होना, जी थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना 9 और जी में, तो 9 है ये आपका, और ये आर ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो ये, अब अच्छे समझना, अब ये पूरा अपॉन में था, ये पूरा अपॉन में था, तो ये चीज़ ऊपर आती है, आर ई स्क्वायर ऊपर आएगा और ये जो है ये नीचे रह जाएगा, तो लॉजिक पता है ना। तो ये एम ई नीचे आया और आपका आर ई स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कटा, एम ई से एम ई कटा, आ गया आपका 9/2 ना। ये किसके इक्वल है, वेट अपॉन आपका ये वेट डैश अपॉन वेट इक्वल टू 9/2। अब वेट की वैल्यू कितनी थी, 20 न्यूटन, वहाँ भेज दो, ठीक है, इसको आप वहाँ भेज दोगे, आ जाएगा 20। अब ये यहाँ पर कटा, कितना आया 10, आपकी वैल्यू आ गई 9 × 10 यानी कि 90 न्यूटन, ये आ गई। ये दूसरे प्लानट में है, ठीक है, वैल्यू इतनी आपकी आई, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो हम इसके आगे देखते हैं हाइट की वजह से डिफरेंस कैसे होता है। अब देखो ये क्वेश्चन ना, मतलब यही आपका जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम अर्थ के ऊपर चले जाते हैं तो क्या हमारी मतलब जी की वेरिएशन में क्या होगा, जी कैसे चेंज होगा ये देखना है। तो ये हमारी प्यारी सी अर्थ हमने बना ली, ठीक है। अब देखो ये है अर्थ की रेडियस आर ई, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एबव जा रहे हैं हाइट में, एच हाइट एबव जा रहे हैं, ठीक, यहाँ पर जाना है, बिल्कुल यहाँ पर आप हो, तो यहाँ पर वेरिएशन कैसे होगा ये बात चल रही है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आप देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी याद करके रखना है, ठीक है। तो जी वेरिएशन ऐसे आएगा, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और ये ऑलवेज ट्रू होगा और कहीं ना कहीं ये भी यूज़ होगा। तो दोनों को हम बारी बारी अच्छे से डेराइव करके देखेंगे कि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको भी आराम हो और डेरिवेशन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आते हैं उसके लिए भी फायदा होगा, ठीक है। ये आ गया कहाँ से, ये अगर आप नहीं जानोगे तो करने का कुछ भी फायदा नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ तो एकदम नॉर्मल इतनी सी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर मास है और इसका पूरा जो मास है अर्थ का कंसंट्रेटेड यहाँ पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स रहेगी वो आप जानते हो क्या रहता है, यही W = mg होती है फोर्स, ठीक है। और ये जो आएगी यहाँ से वैल्यू पूरी आपकी इतनी आ जाती है। इसमें तो देखो कोई दिक्कत नहीं, ये दिखाना पड़ता है थोड़ा सा ना, क्योंकि ये हमने डेरिवाइव आपके सामने कर लिया, लेकिन वहाँ पेपर में ये नहीं डेरिवेशन हुआ है, सीधा ये पूछ लिया, तो आप फिर से ये वाला स्टेप करके दिखाओगे कि W = mg होता है ये हमारा, ठीक है। और आपका क्या F = Gm अपॉन क्या आपका, देखना अच्छे से देखना, Gm अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसके लिए, ये पूरी डिस्टेंस को आर नहीं मान सकते, आर ई प्लस एच, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं, दोनों को कंपेयर करोगे। अभी देखो यहाँ पर ये दोबारा बता रहे हैं, लेकिन जब आप करोगे पेपर में, समझना अच्छे से सीबीएसई वालों के लिए, तो ये चीज़ आप नहीं प्रूफ कर रहे हो तो आपको दोनों बताना पड़ेगा। अब होगा कि आप देखोगे इन दोनों को इक्वेट करोगे, यहाँ से ये कटेगा, बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल कटेगा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी Gm अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज भी है, वो अर्थ के लिए है, ये थोड़ा हम जब सरफेस पे गए उसके लिए, तो ये जी की वैल्यू, ठीक है, ये आई आपकी जी की वैल्यू। ये अब देखो ऊपर जा चुके तो वो वाला जी नहीं रहेगा, जी डैश लग जाएगा, समझे बात। अगर हम थोड़ा उसमें गए तो वो वाला जी नहीं है, वो कांस्टेंट के लिए 9.8, ये नहीं होगा वो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, अब एक चीज़ और देखो, अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये कैसे है, ये जो जी है ये तो अभी बता ही चुके, फिर से जैसे जैसे आप क्या करोगे हाइट में ऊपर जाओगे, वैसे वैसे जो हमारा जी है, देखो वैसे वैसे जो हमारा जी है वो घटता जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। हम हाइट में ऊपर जाएंगे, यही तो है टोटल हाइट, तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारे जी की वैल्यू घटती जाएगी। अब आप जी को कैसे लिख सकते हो, ये आर ई है, ये एच है, तो इसकी वैल्यू ये नहीं हो सकती, आर की आर ई प्लस एच, आर रेडियस ऑफ अर्थ है और ये हमने हाइट जितनी कवर की है, तो जी डैश को लिखा आपने जी एम, है ना। अब देखो जो अर्थ के बाहर है वहाँ तो कोई मास है नहीं, वो तो वैक्यूम है, इसलिए यहाँ पर मास हमने सेम रखा है। अगर किसी को डाउट आया है, क्योंकि अभी अगले केस में मास चेंज करना पड़ेगा, वो बताएंगे क्यों। तो इसको आप लिखोगे आर ई बिल्कुल प्लस एच स्क्वायर, आर ई प्लस एच, आर स्क्वायर की जगह देखो ये चीज़ ना इतनी, ठीक। अब एक चीज़ देखना है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर इसको ऐसे ही नहीं लिखा, इसको जब देखो यहाँ पर ये डेराइव भी किया आप, ये जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला, ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू सरफेस के लिए, ठीक है। और ये भी ऑलवेज ट्रू है कहीं भी के लिए, समझ रहे हो, ये कितनी भी हाइट पे ये ट्रू है, ये जनरल फॉर्मूला सरफेस के लिए ट्रू है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, इसको आर को यहाँ हटाएं, यहाँ जी था याद रखना, तो हम यहाँ पर जी आर ई स्क्वायर नहीं लिख सकते, आर उधर भेज दिया, बिल्कुल ठीक है। इसका यूज़ होगा, देखो हमको कंपेयर करना था उससे हाइट में कितना चेंज हुआ, तो आपको सेम वैल्यू लानी पड़ेगी। तो जी एम ई की जगह हम क्या जी आर ई स्क्वायर नहीं लिख सकते, समझ रहे हो ना। जी का जी से कंपेयर करो कितना चेंज आया जी में, तो जी डैश इक्वल टू आपका कितना हुआ, समझो
जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको नाम दे दोगे क्या, फर्स्ट सेकंड दे चुके, थर्ड लिखोगे यूजिंग थर्ड, इसको यूज़ करके हमने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। जी आर ई स्क्वायर अपॉन आपका ये जी आर ई स्क्वायर और आपका ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे रखे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अब ये बताओ ये जो आर है इसको नीचे नहीं ला सकते, ये जो आर स्क्वायर इसको पूरा नीचे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग को यहाँ पर भी दिक्कत आ गई होगी, तो कुछ नहीं है, दूसरा समझो, आर ई स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो, समझ गए। आर स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, यहाँ लिखना साइड में डिवाइड, देखो डिवाइड किया अच्छे समझना, आर ई स्क्वायर से डिवाइड करो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, डिवाइड आर ई स्क्वायर, आर ई मतलब जो आर के नीचे ही लगा हुआ है ना, डिवाइड आर स्क्वायर बाई डिवाइड आर स्क्वायर बोथ न्यूमरेटर आपका है ना। ये वैसे आप लिखोगे तो टीचर समझ जाता है कि हाँ ये आर ई को नीचे ले गया, क्योंकि भाई उसको पता ही होगा डिनोमिनेटर, ठीक है किया। अब देखो यहाँ ये नीचे आया तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये चीज़ तो पूरी यहाँ पर समझ में आई है, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिखे रहने दो, देखो ठीक है, ये इसको अभी लिखे रहने दो। अब यहाँ पर ये जी, अब इसको आपने जब अपॉन में ले जाओगे तो इसको ऐसे लिखोगे, जी आपका ये कितना हो गया, ये चीज़ नीचे जब जाएगी आराम में से, देखो क्या होगा, यहाँ पर आर ई स्क्वायर, समझ, इसको पहले ऐसे पूरा लिख लो जैसे, कोई दिक्कत है, ये नीचे है पूरा, आपको समझ में आ रहा होगा, देखो अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में पूरा आर ई स्क्वायर, समझे ना, मतलब या तो हमने डिवाइड किया है या फिर ये आर को नीचे ले गए, दोनों में से कोई एक चीज़। अब देखो यहाँ क्या, इसको सॉल्व ही तो करना है, तो जी अब इसका इससे डिवाइड हो गया, ये होल का स्क्वायर होगा तो आपका आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1 प्लस एच आर ई का होल स्क्वायर, ये चीज़ आई है। अब देखो ये जो आया है यहाँ पर यही फॉर्मूला था, ये ऑलवेज ट्रू है, ये हमेशा के लिए ट्रू है, हमेशा, ये आपको याद करना है, ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा के लिए आपका ट्रू है, ये हमेशा के लिए याद रखने वाला। अब ये कैसे आता है, एक केस आता है, अच्छा ये देखो एक चीज़ और है, जिससे आप लोग बहुत तेज उछलते हो या फिर मान लो आप माउंट एवरेस्ट में चले गए तो आपको जी में वेरिएशन नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। 8 किलोमीटर होता ही कितना है, कुछ नहीं है, 8 किलोमीटर तो है लगभग हाइट, 9 किलोमीटर मान लो एवरेज में, और जो हमारे अर्थ की रेडियस है वो कितनी है 6400, अब उसका भी स्क्वायर करना है, 6400 का भी स्क्वायर करना है, तो उसके सामने 8 किलोमीटर की क्या औकात है, कुछ भी नहीं। इसलिए थोड़ी ऊंचाई में जाना, इसे ये सरफेस है अर्थ का, यहाँ से 8 किलोमीटर जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम अर्थ के या तो सरफेस पे आओ, मतलब एकदम नहीं, जो लेयर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह, इन सबसे भी ऊपर जाओ, तब आपको जी की वैल्यू कुछ महसूस होगी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये तो आप इतना नोट किया, ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे आएगा, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जो एच है वो बहुत 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 छोटा है आर से बहुत छोटा, मतलब हमने मान लो हम 50 किलोमीटर भी ऊपर गए तो 6400 किलोमीटर के स्क्वायर के सामने वो कुछ नहीं, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, है ना, इतना ही रहेगा। लेकिन 6400 का स्क्वायर कितना होता है, आप करते चले जाओगे फिर जीरो लगाओगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 50 का स्क्वायर 2500, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये इतना हुआ। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है बाइनोमियल का, कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, समझना 1 प्लस एक्स की पावर जो है n है, माइनस की या प्लस की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर माइनस है प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ जो यहाँ पर लिखी है इसको आप एक चीज़ नहीं लिख सकते, इसको ऊपर ले जाओगे 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर जो है स्क्वायर है, ऊपर ले जाओगे क्या होता है 2 की पावर 1/2 लिखा है, ऊपर ले जाते हो तो 2 की पावर -1 होता है। वैसे यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी 1 प्लस एच, इसको ऊपर लेके आए हैं एच अपॉन आर ई की पावर -2, बिल्कुल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो इसमें क्या चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है, अगर x की वैल्यू देखो ये चीज़ जैसे यहाँ पर है यही कॉन्सेप्ट लगेगा, देखना अगर x की वैल्यू जो है अगर 1 से बहुत बहुत छोटी हो, 1 से बहुत बहुत छोटी हो तो हमारा होता क्या है, जो 1 प्लस एक्स है ये हो जाता है 1, ये जो n है नीचे आ जाता है nx, ये हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर लगा देना है। तो अब यहाँ देखोगे h है, h अगर बहुत बहुत छोटा है, अगर ये कंडीशन है, ये चीज़ तो ऑलवेज ट्रू है, ये चीज़ जो है ये ऑलवेज ट्रू है, पहले वाला ये हमेशा ट्रू है, ये कहीं भी लगा देना कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लग जाएगा। लेकिन ये वाला जब बहुत छोटी वैल्यू हो तब यही लगाना, क्योंकि इससे आंसर आने में फिर बहुत दिक्कत होती है, पॉइंट में करके आंसर आता है, तो जब बहुत छोटी वैल्यू हो तो हमेशा ये लगाना, ठीक है, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन हाँ, जहाँ ये वाला फॉर्मूला लगना होगा, अगर वहाँ ये लगा दिया तब तो पूरा बेड़ा गर्क है, तब नहीं सही होने वाला मामला, ठीक है, अच्छे से भी समझना, एक क्वेश्चन भी लेंगे समझ में आएगा। तो अब देखो क्या हुआ, ये इसमें हमने माना कि हाँ ये बहुत छोटा है,
तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो माइनस का 2 है इसको आगे उतार के रख देना, बस खत्म बात। ये चीज़ जो है, ये चीज़ है, ये माइनस का 2 इसको आगे उतार देना, सेम यही एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा। देखो माइनस का 2 हमने यहाँ उतारा, ये सेम एक्सप्रेशन बन गया, इसको भी याद कर लेना है बस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, आपसे कह दिया कि हमने कुछ हाइट तय की है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। तो जो हमारा वो है आपका चेंज हो गया, जो जी है वो हमारा कितना 36% से कम हो गया। तो आपको ये बताना, देखो 36% से चेंज हुआ है जी की वैल्यू ज़्यादा हद तक बहुत चेंज हो गई है, तो उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है। ये इतना लिखे रहने दो, आपसे कहा है जी डिक्रीज टू 36% व्हेन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है तो हाइट क्या होगी, बस ये बताना है। सो व्हाट इज हाइट एबव अर्थ, अर्थ के एबव में ना, एबव अर्थ, सरफेस से ही एबव मान लेते हैं ना, सेंटर से एबव अर्थ, हाइट क्या होगी ये बताना है, सिंपल सा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 36% है, मतलब जो है सिग्निफिकेंट चेंज है, 36%, 30% चेंज होना महसूस भी होगा, वजन कम हो जाएगा, तो इसमें अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। एक आधा % होता तो भले ये वाला लगता, 36% में ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो जी डैश इक्वल, अब कहने दो ना 36%, 236%, बाई नहीं लिखा है तो फिर क्या होता है, देखो 2 का मतलब समझो, ये इंग्लिश वाले जो मतलब है वो अच्छे समझेंगे। 236% का मतलब समझ लो, 36% बची हुई है, ये मतलब है 236%। अगर बाई 36% होता तो 100 में से बाई 36 हटाते, अगर बाई लगा हो यहाँ पर तो 36 हटाओ बचेगा 64, लेकिन 236% मतलब 100 से अब 36 ही बचा, 64 चला गया, ये होता है 2 का मतलब। तो ये जी डैश इक्वल टू आप लिखोगे जी और आपका 1/1 + h आपका RE का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जी डैश कितना बचा है, 36% जी का ना, 36%। अब इसी से तो कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे जी इंटू 36, ये जी है ना, जी इंटू 36% को आप उसमें चेंज करोगे, यहाँ 100 लगाओगे, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, जी से जी चला गया, जी से जी चला गया, सेम वैल्यू है, ठीक है। 36 ये है और ये आपका ऐसे पूरा लिखा हुआ है, इन सब में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्या आपकी ये ऐसे और नॉर्मल से लिखी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 36/100 ये हुआ, ठीक है। ये आपका क्या, ये कितना आया, ये 1, देखो ये कितना आया 1 + h/RE, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आपने आकर ऐसे लिखा, समझो अगर इसको आपने ऐसे लिखा तो यहाँ पर ये 100/36 नहीं हो जाएगा, अच्छे से समझना। ये ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऊपर लाएं तो इसको चेंज नहीं करोगे, नॉर्मल से तो मैथ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ें इसको हम ऊपर लाएं तो क्या हुआ, हमने इन्वर्स किया, इन्वर्स समझते हो ना, 1 से वो डिवाइड करना, ठीक है। तो 1 से जब किया तो ये वाली चीज़ ऊपर आई, तो ये भी तो चेंज हो जाएगी, 1 से करोगे, यहाँ 1 लगाओगे तो 100 ऊपर आएगा और आपका 36 नीचे जाएगा, बस इतना हुआ है यहाँ पर। आप क्या करोगे, ये कुछ किसी चीज़ के स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, 100 यानी कि 10 का और 6 यानी कि मतलब 36 यानी कि इसका। अब ये आपका क्या होगा, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे, अंडर रूट। अब यहाँ से बात ये होगी सिंपल सी, अंडर रूट लोगे, ये से ये हट जाएगा, आपका आएगा 10/6 यानी कि कितना 5/3, 10/6 कितना होगा 5/3 इक्वल आपके आ जाएगा 1 + h/RE, हुआ इतना, ठीक है। अब इसको उधर भेजोगे 1 को माइनस का होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 5 - 3/3, बिल्कुल ये यहाँ माइनस का आएगा, और इसको फिर आप एलसीएम लोगे तो इतना आएगा अपॉन में h/RE, इतना आया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ऐसे फॉर्मूले में 2 तरह के आंसर हो गया, तो आपसे 6400 वैल्यू रखवाएंगे, या फिर ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है तो उसमें आंसर RE के फॉर्म में दिया होगा। तो यहाँ कितना आया 2/3 आया, बिल्कुल 5 - 2 कितना हुआ, 5 - 3 हुआ 2 इक्वल आपका कितना आया h/RE। अब क्या होगा, आप RE को उधर भेज दोगे, h की वैल्यू आ जाएगी 2/3 RE, ये आंसर आ जाएगा। देखो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा कॉन्सेप्ट वैल्यू रखता है, तो यहाँ पर अगर 6400 डाल देंगे तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेकिन वहाँ पर जो आंसर था वो ऐसे फॉर्म में दिया हुआ था, तो ये आंसर आपका होगा। अब देखते हैं हम लोग डेप्थ वाला चीज़। अब देखो कौन सा है, बेलो वाला केस, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखते हैं। बेलो केस में क्या होगा, ये आपकी इसे फिर से अर्थ है ना अच्छी खासी, ठीक है। इसमें ये है आपका, आपकी बार ये आपकी रेडियस है RE। अब की बार क्या हुआ, हम ये सरफेस से अर्थ के पास चले आए, समझ लो h डिस्टेंस पास चले आए, है ना। और यहाँ पर आप जब आओगे पास में तो अब आपको पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है,
अब ये डिस्टेंस देखो केवल, तो आपके पीछे जो मास उससे कोई मतलब नहीं है वहाँ, अब आपको देखना है केवल इतना मास। तो ये जो अंदर जो अर्थ के बाहर का मास है उससे मतलब नहीं है, अंदर का मास जिसको हम कहेंगे एम डैश, और पूरा मास कितना था एम, ठीक है, एम से मतलब नहीं, इतने मास से मतलब है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं एम जी, ठीक है। अब देखो ये चेंज हुआ है ना, यहाँ पर जो मास रखा था वो कितना था, वो तो आपका एम ही था, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे जी एम, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें तो बताना है नहीं कुछ, एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। भाई देखो जितनी डिस्टेंस है वही लेंगे, यहाँ पर बॉडी है, अब की बार आप यहाँ पर हो, ठीक है। कहा था यार इतने दिन से हम आए सरफेस पे, अब अंदर जाके देखते धरती के अंदर क्या ना, रसिया वाला काम, 15-12 किलोमीटर खोद दिया अंदर। तो भाई अंदर जाके आपने देखा तो जाहिर सी बात है ऊपर जाओगे तब भी वैल्यू कम होगी और अंदर आओगे तब भी वैल्यू कम होगी जी की। क्यों? ये कट गया फिर से, देख रहे हो जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब की बार जो हमारी जी है वो एक तो जी डैश लगा लेना है यहाँ पर, क्योंकि देखो आर ई नहीं लिखा है, आर ई आर माइनस एच करोगे, यहाँ पर चेंज है ना वैल्यू, तो जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, हम इसको उधर भेजते हैं तो जी एम इक्वल टू आर ई स्क्वायर होता है, ठीक है, आर ई स्क्वायर जी या फिर जी आर ई स्क्वायर दोनों एक ही बात है ना, ऐसे ज़्यादा देखने में सही लग रहा। तो इसमें एक चीज़ आपने देखा कि भाई अगर m होगा तभी तो जी आर स्क्वायर रखेंगे, लेकिन यहाँ तो m डैश है। अब देखो यही बात आ गई किसकी, हमारे लेक्चर की, सॉलिड स्फीयर की। तो वहाँ पर हमने ये समझा था कि m डैश को कैसे टैकल करते हैं ना, तो वो चीज़, लेकिन अब यहाँ पर जो आए उनको फिर से बताएंगे, क्योंकि जरा सी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। बस ये है ना कि जो वो लेक्चर देख के आए हैं उनको और अच्छे से समझ में आएगी, और जो नहीं देख के आए उनको भी समझ में तो आएगी। तो आप देखोगे ये मास जो है वो हमारा m डैश है, बिल्कुल। इस m डैश जो है इसकी कुछ रेंज, देखो अगर कोई बॉडी है, पानी जो होता है, चाहे वो पूरा समुद्र का पानी हो, समझ रहे हो, समुद्र का नहीं, चाहे वो नदी का पानी हो या फिर आपका किसी का आपके उस पर टैप वाटर का पानी हो, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। डेंसिटी तो सेम ही होती है ना, लगभग थोड़ी पॉइंट में इधर उधर, बाकी सेम होती है। तो वैसे जो अर्थ है अपनी, चाहे छोटी अर्थ कर दो चाहे बड़ी अर्थ कर दो, अर्थ जिस मटेरियल से बनी है सब मिला के जोड़ तोड़ के डेंसिटी तो सेम ही होगी। तो इतनी सी अर्थ जो बची है, जो ये अंदर आ गया तो इसको बाहर से मतलब नहीं है। अब एक बात और आ गई कि बाहर से मतलब क्यों नहीं, इसकी भी हमने कल बात की है। अब देखो बाहर से मतलब क्यों नहीं है, इस पॉइंट पे आप आ गए हो, तो बाहर वाली जो अर्थ बची हुई है उसके लिए आप अंदर हो। और हम लोग ने क्या पढ़ा था कि स्फीयर के अंदर अगर आप बाहर हो, स्फीयर के अंदर, सेल के अंदर, भाई देखो आप यहाँ अंदर आ गए तो आपके ऊपर जो अर्थ है वो अंदर से आपके लिए खोखली है, क्योंकि आप तो अंदर आ चुके हो ना। अंदर से देखोगे और उसको अंदर को अपना पार्ट मानोगे तो बाहर की चीज़ आपकी पूरी सेल है। सेल मतलब होता है जिसके बीच में गड्ढा हो, सिंपल सी बात, जिसके बीच में गड्ढा हो, सेल माने गड्ढा ही होता है, ठीक है। जो सेल है इसमें दूसरा सेल वो दूसरा होता है जो केमिस्ट्री का, इसमें सेल माने जो होता है वो गड्ढा होता है, या फिर कहते हैं खाली जगह या वॉइड। तो ये वॉइड में होती है हमारी जीरो, तो यहाँ पर आपकी जीरो हो गई, वॉइड मतलब खाली जगह, सिंपल सा। तो इसके लिए ये तो लेकिन सरफेस के लिए थी हमारी, तो इस जो इतनी अर्थ बची है इसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू बिल्कुल होगी, तो वो हमने निकाली, ये आई वैल्यू। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि एम डैश की जगह जी आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि जी एम की जगह ये लिखा हुआ है। तो आप जानते हो, हाँ इसकी रो मान ली डेंसिटी, और पहले बात तो इसको अर्थ की डेंसिटी रो मानने से पहले और वॉल्यूम वी मानने से पहले आपको इसको यूनिफॉर्म स्फीयर मानना पड़ेगा। लेट करो, लेट अर्थ इज यूनिफॉर्म स्फीयर। क्यों? क्योंकि भाई वॉल्यूम तो यूनिफॉर्म स्फीयर का ही निकलेगा ना, जियोड का तो निकल नहीं सकता। तो आपने इसको मान लिया। अब देखो मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, इतने का लिया है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप मास निकालोगे तो रो इंटू वी कर दोगे, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ ये जाएगा ना वी वहाँ पर, तो यहाँ आप लिखोगे जी रो, इसकी जगह वॉल्यूम की जगह 4/3 होता है ना स्फीयर का वॉल्यूम, पाई आर। आर क्यों लिखा? क्योंकि इतना लिया है, इतने के लिए डिस्टेंस केवल इतनी है, फुल रेडियस नहीं है, अपॉन ये आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये 2 कटे 1 बचा, तो जी डैश की वैल्यू आई जी रो 4/3 पाई आर केवल ये। अब देखो ये एक इंप्रेशन आ गया। बहुत लोग इसको नहीं लिखवाते हैं और आपको मतलब ये भी कहेंगे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद कर लो आपको तो आपका फायदा रहेगा, क्योंकि बहुत बार डेंसिटी देके क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये इंप्रेशन याद रखो, ये अनपॉपुलर एक्सप्रेशन है, ये इतना नहीं देखा जाता, लेकिन जेई मेंस वाले, नीट वाले तो यहीं से पूछ सकते हैं, एडवांस वाले तो पक्का यहीं से पूछ लेते हैं कि मतलब इससे वैल्यू आपको डेंसिटी दे दी। अब जिसको ये नहीं आता वो वहाँ डेरिवेशन कर रहा है, और जिसको ये याद है वो डेरिवेशन नहीं कर रहा। और जेई एडवांस में होता क्या, आता सबको सब कुछ है, समय तो नहीं मिलता। वो 3 घंटे जो मिलते हैं वो 3 घंटे पर्याप्त नहीं रहते अगर आपके पास ऐसे ट्रिक्स या फॉर्मूले वगैरह नहीं है।
ठीक है। तो ये चीज़ इतनी आ गई, अच्छे से समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपको नोट कर लेना है यहाँ पर जी डैश की वैल्यू क्या, ये लर्न करना है, ठीक है। जी रो आपकी 4/3 पाई आर है ना, इसमें 4/3 को सबसे आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखो, एक इंप्रेशन और बन सकता है, इस पूरे अर्थ की अगर हम डेंसिटी माने, भाई डेंसिटी की क्या होगी, अगर पूरे अर्थ की, तो ऊपर मास आएगा और नीचे आएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब की बार पूरे अर्थ का वॉल्यूम, अब की बार ये इसके छोटे अर्थ का नहीं, जो अंदर बची है ना सेल वाली अर्थ, पूरे अर्थ का वॉल्यूम देखो, तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम रखोगे आप, ठीक है। कुछ नहीं इसमें करना है, यहाँ पर वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम में रख देनी है। जी रो की जगह मास रखोगे पूरा, ठीक है, और आपका अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम रखो 4/3 पाई। अब की बार देखो लो, रेडियस आर है क्योंकि पूरा अर्थ लिया है, तो रेडियस अर्थ की होगी RE³। अब इसके बाद देखो अच्छे से समझना, अब इसके बाद क्या, ये चीज़ वैल्यू पहले वैसे लिख दोगे पूरी 4/3 पाई आर। देखो 4/पाई से 4/3, 4/3 पाई से और 4/3 पाई से कट गए आपस में बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो कुछ बचा नहीं, बचा आपका क्या, जी डैश की वैल्यू है GM, यहाँ साइड में R और नीचे बचा RE³। अब देखो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो अब की बार, मतलब अब की बार क्या हुआ, जी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से भी आपने देखा तो जी हमारा कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही कि नहीं, ये सब बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी पूरा होने दो। यहाँ से दिख रहा है कि जो जी जैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये चीज़ पूरा आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये हमारा स्फीयर का पॉपुलर एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल। अभी ये हुआ नहीं है पूरा, अभी ये पूरा हुआ नहीं है, इतना हम रफ करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ भी वहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये चीज़ भी वहाँ लिख देंगे। ये आपको याद रखना है साथ में, पेपर में ऐसे नहीं करना, वो अभी बताना है, उसमें क्या करना है आपको साथ साथ में सॉल्व करते चलना। ये लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आगे अच्छे से समझ में आए। GM/R ये प्रूफ कर दोगे, पेपर में फुल नंबर मिलेंगे CBSE वालों के लिए, ये लिख दोगे फुल नंबर मिलेंगे। लेकिन पूछा क्या है, बेलो अर्थ सरफेस हमको कंपेयर करना है, तो यहाँ पर कंपेयरिंग दिखाना जरूरी है। लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कंपेयरिंग दिखाओगे तो सही रहेगा। और कोई ये ना कह देना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के, कभी नहीं हो सकता। R जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कोई चीज़ क्या होती है, अगर कोई चीज़ वेरी करेगी कांस्टेंट के वैल्यू में करेगी, कभी नहीं। अर्थ का जो मास है वो फिक्स है, उससे कहाँ कुछ वेरी कर सकता है ना, उससे कुछ नहीं वेरी। जहाँ कांस्टेंट चीज़ है वहाँ वेरिएशन होता ही नहीं है, जहाँ वेरीज चीज़ है वहाँ वेरिएशन होगा, समझ रहे हो। ये जी के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है, जी डैश के साथ हो रहा है, जी की वैल्यू तो फिक्स है, ये जी डैश के साथ वेरिएशन हो रहा है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये चीज़ वैल्यू आप समझ में आई, ये इतना आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ इतनी पूरी आ गई, ठीक है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है, पूरा आप साथ साथ नोट तो करते चली रहो। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर एक काम हो सकता है, ये जो GM की जगह हम लोग GRE² अब लिख सकते हैं आराम से ना, यही एक्सप्रेशन तो लाना था, ये हम लोग कल वाले लेक्चर में एक बार कर चुके हैं। ये जो कल वाला जिसने लेक्चर देखा है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, ड्यू टू स्फीयर्स ऐसे है, और उसके आगे आप एग्जाम लेजेंड्स लिखोगे तो मिलेगा। तो G डैश इक्वल टू ये है, अब GM की जगह सेम पहले वाली, अभी थोड़ी देर पहले किया वैसे GRE² लिख दो। अब देखो क्या आता है, G डैश की जगह GM की जगह क्या लिखा, GRE², और ये आपका R अपॉन नीचे कितना RE³, यहाँ से ये कटा, बचा कितना G/RE ना, ये अर्थ के लिए मल्टीप्लाई में R। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक आप लोग को मुझसे किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज़, ये जो RE है ये क्या है, अच्छे समझना, ये जो RE है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अच्छे से देखना। ये जब आपका निकलेगा, जब आप किसको R+H कर दोगे, यही तो होगा सिंपल सा, R+H कर दोगे, तो बस वही करना है, देखो वही करना है G। अब देखो यहाँ पर ये जो है R अपनी जगह लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ना, या फिर R की जगह रखो तब ज़्यादा सही रहेगा ना। दोनों से देखो, दोनों से अलग अलग एक्सप्रेशन आएंगे, उसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं, दोनों से दो एक्सप्रेशन आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में ये ना समझना यहाँ कुछ गलत हो रहा है, अगर आप R की वैल्यू रखोगे ये ना सुनना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन जो ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। अब जैसा कि ये चीज़ जो मैंने की गलत है क्या, बिल्कुल नहीं गलत है, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है। जेईई मेंस वाले अनपॉपुलर चीज़ों पे ज़्यादा इस समय है, अगर जो पॉपुलर है उससे तो आंसर आ ही जाएगा। अनपॉपुलर चीज़ें देखो, जो ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं वो रखता, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अभी 2023 में पूछा भी है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, वो हम जब क्वेश्चन का सेशन करेंगे तो साथ में करा जाएगा। तो अब यहाँ देखोगे R की जगह आप क्या लिख सकते हो, R जो है RE-H नहीं है, ये जो R है, R से अगर ये RE है पूरा, इससे H हटा दो तो R आ जाएगा, तो ये R की जगह RE-H लिख दो केवल, इसको यहाँ दिखाओगे ऐसे, जो R है वो RE-H है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, RE-H करा। अब देखो इससे एक एक्सप्रेशन आएगा, ये इतना लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये RE आपका बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा G, और यहाँ पर देखो इसको नीचे भेज दो तो
ई माइनस एच अपॉन पूरा कितना आया आर, आया देखो बिल्कुल आया वो। अब देखो एक चीज़ और तुम लोग कभी ध्यान देते हो तो देखना, ये हमने अपने मन से लिया था आर, लिया था कि नहीं लिया था, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ठीक है, ये हमने आर अपने मन से लिया था। अब देखो ये आर जाने वाला है, जो चीज़ अपने मन से लेते हैं वो चली जाती है। ये आर क्या कहीं फिक्स है, कांस्टेंट चीज़ है नहीं, ये आर अभी चला जाएगा देखना। अब ये आपका कितना आया आर ई अपॉन आर ई करोगे तो कितना 1 आएगा, तो आया जी 1, और एच अपॉन आर करोगे तो कितना आ गया एच अपॉन माइनस लगेगा कि नहीं आर ई, ये आया। ये एक्सप्रेशन हमेशा क्लियर कर लो, ये भी क्या है आपका ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन है ये है वैल्यू में कैसे चेंज होगा, तो ऐसे चेंज होगा। और ये वैल्यू किसकी है जी की वैल्यू है, ये किसकी है जी की, जी डैश की वैल्यू है। तो ये जो है ये हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू याद रखना है, ये चीज़ जो है ये हमेशा ट्रू है, याद रख लो जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब जो हमारा लास्ट बचा है रोटेशन, उसको देखते हैं। देखो अभी हमको देखना है रोटेशन ऑफ अर्थ ना, कि उसकी वजह से क्या वेरिएशन आता है जी में, लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमारे पास अर्थ का शेप है, फिर से देखो ये, अरे ज़्यादा इतना भी नहीं है, फिर ऐसे ये देखो ना, ऐसे मान लो ये है शेप लगभग, मतलब ये दिखाना है केवल से कि अर्थ जो है इक्वेटर के करीब ज़्यादा चौड़ा है और जो हमारा पोल्स है उसमें थोड़ा सा पतला, ये चीज़ है ना नॉर्मली सी। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है हमारी रेडियस ज़्यादा है इक्वेटर की, किसके कंपेयर में, पोल के कंपेयर में, जो हमारा पोल है उसके कंपेयर में इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ का शेप थोड़ा सा, जब भी ओवल कहते हैं ना लोग, क्योंकि ओवल के शेप का ऐसे तो बनेगा अंडा आकार का, ऐसे टेढ़ा, ऐसे वाला अंडा नहीं, ये टेढ़ा पड़ा हुआ, लेकिन है नहीं वैसा, नाम दे दिया गया ज्योइडिक शेप का होता है ना, ऐसे नाम है वो मेन है। तो चलो यहाँ पर ये आर इक्वेटर हुई और ये चीज़, तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो रेडियस है आर इक्वेटर की ज़्यादा है, किससे, आर इक्वेटर की ज़्यादा है किससे, आर पोल से। तो जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, तो अब आप यहाँ से कहोगे जो आर जी है, जो आर ई इक्वेटर, जो इक्वेटर की जी है वो हमेशा कम होगी पोल से, और ऐसा होता भी है 100%, एक्सपेरिमेंट से देखा गया ऐसा होता भी है। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से देखा एक्सपेरिमेंट से, और लॉजिक हमारा फॉर्मूला उससे भी, दोनों से बातें सेम आई। ठीक है, यहाँ से भी यही चीज़, यहाँ से, बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन था। क्या ये जो अंतर आया ये एक्सपेरिमेंट से बहुत कम आया और यहाँ से बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, मतलब दोनों बात सेम ही कह रहे हैं, लेकिन जो दोनों की बात है मतलब प्रिसाइज नहीं, जिसको कहते हैं प्रिसिजिशन। ऐसे मान लो तुमने नापा, कहीं 4.1 आया और कहीं पर 4.5 आया, तो आगे तो दोनों के 4 है, लेकिन अंतर देख लो, किसी का 4.1 है, किसी का 4.5 है, ये अंतर हो गया। तो इतना बड़ा अंतर, मतलब भाई फिजिक्स में जो ये अंतर है बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। अब इसको बड़ा स्केल में कर दो, तो इनका 4, मान लो इनका जो है वो 4 है, तो 400 है, तो उनका आ गया 450, तो ये ज़्यादा अंतर ले लिया जाएगा, इतना हो गया। ऐसे अगर मतलब आपको बस ये समझना है कि अंतर भयंकर दिखा, दोनों चीज़ें जो डिफरेंस था दोनों का वो बहुत ज़्यादा था, डिफरेंस इनके हिसाब से, लॉजिक से हिसाब से डिफरेंस जो था वो स्मॉल था, और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से डिफरेंस जो था वो ज़्यादा था, ये था लगभग, तो ना डिफरेंस जो था वो ज़्यादा था, ये था। तो अब इसके लिए जो हमारी कहानी में आता है वो आता है रोटेशन ऑफ अर्थ, उसको अच्छे से देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस में उसमें देते भी हैं, तो वो देखते हैं, इतना तुम लोग नोट करो। देखो जो हमारा लास्ट आया टॉपिक, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वेरिएशन इन जी। ठीक है, तो इसमें भी देखो अभी तक हमारा जी कम होता आया है, तो इसमें भी हमारा जी कम ही होगा। जो हमारा जी इफेक्टिव होगा, इसमें जी इफेक्टिव से डिनोट किया जाता है जी को, जी डैश से नहीं, वो हमारा हमेशा जी से कम होगा। बाकी दो केस में भी कम था। तो मान लो ये तुम्हारी अर्थ है, बिल्कुल ठीक है। अब जो अर्थ है वो ओमेगा से, भाई देखो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा से रोटेट हो रही है। ठीक है, ये आपका ऐसे रोटेट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है। तो होता क्या है, मान लो आप यहाँ पर कोई बॉडी है या फिर आप ही हो, तो आपको एक फोर्स नहीं लगती यहाँ पर, ऐसे होगी। लेकिन क्या अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग वहाँ पर लेक्चर्स देख रहे हो, हम यहाँ पर खड़े हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ खींच रहा है, नहीं लग रहा ना, कभी महसूस ही नहीं होता ऐसा। लेकिन अर्थ की स्पीड कितनी है, पता नहीं 1700 पता नहीं कितनी किलोमीटर पर सेकंड ऐसे घूमती है, ऐसे कुछ है लगभग। तो उसमें समझ लो हम लोग को तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन नहीं फेंकती ना, अभी उसका रीजन देखना। और एक चीज़ और है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो 4 फोर्सों में सबसे कमज़ोर फोर्स है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। और देखो अभी यहाँ पर उसकी वैल्यू पता चलेगी ना, कंपेयर में वैल्यू कभी ना, मतलब किसी अपने आप को भी कभी किसी से कंपेयर ना करना, क्या होता है अपने आप में कितना हो। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सबसे कमज़ोर फील्ड मानी जाती है, लेकिन वो दुनिया को साधे हुए, ऐसा है कि नहीं। सारी फोर्सों में, चारों फोर्स में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सबसे बेकार फोर्स इसको माना जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, मतलब पावर वाइज। लेकिन ये दुनिया को यही संभाले हुए है ना, ये चीज़ें। तो अब देखना यहाँ क्या होगा, आपको अंदर खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg से।
ठीक है, ये mg से खींच रहा, और बाहर जो खींचता है वो उसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एक फोर्स लगती है सर्कल होने में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल नहीं है, बाहर की तरफ जो लगती है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ जो लगती है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इसको सूडो फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अपनी तरफ से बनाई हुई, जैसे सूडो फोर्स होती है, सूडो माने नकली होता है, वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक सूडो फोर्स है। ठीक है, मतलब अपनी तरफ से बनाते इमेजिनरी चीज़ें, ग्रेविटेशनल। अच्छा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, तो कुछ असली है क्या? हम लोग ने तो अपनी तरफ से बनाया ना, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जैसी कुछ है। अब जैसे अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना दिया, इक्वेटर की लाइन बना दी, सब इमेजिनरी है, लेकिन पढ़ने में तो यही सब काम आता है। इनसे हम लोग अच्छे स्टैटिस्टिक्स निकाल पाते हैं, इसलिए ज़रूरी है। वैसे इसे फिजिक्स में ज़रूरी है। अब यहाँ mg है, यहाँ पर m है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला क्या होता है? mr⍵², ये होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, r कुछ डिस्टेंस पे ये, ठीक है, ये है, जाहिर सी बात बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? अब देखो एक चीज़ और देखना, इसको हमने r डिस्टेंस कहा है, इसको r डिस्टेंस कहा है, कि बार रेडियस ऑफ अर्थ नहीं कहा। क्यों? अभी समझना। यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, mr⍵² है, ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, मान लो। क्यों? मान के लेना है, नॉर्मल सी बात। ये अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रही सेंटर से, ये अर्थ है। जितने लोग भी यहाँ पर जितना सामान रखा है, ये फ़ोन रखा, कुछ भी, ये मारकर सबको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। और ये बंदा जो भी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, ये कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा पा रही कि हम भी खींच रहे हैं। तो ये फोर्स कुछ है इसके सामने, अर्थ के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से ये बहुत छोटी फोर्स, अभी मान के चलना, इसका आगे लॉजिक आएगा। अब देखो, इसको मैंने आर क्यों माना। अब आप यहाँ पर आ गए, ये जो अर्थ की रेडियस है, वो जब अर्थ के बीचों बीच में आओगे तब बनेगी ना। ये ऊपर भी अर्थ की रेडियस है क्या? नहीं ना, तो इसलिए इसको आर माना। आर मतलब एक वेरिएबल चीज़ है, यहाँ भी आर माना। अब मान लो कोई बॉडी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो उसमें भी mr⍵² लगेगी। ये आर और ये आर अब सेम नहीं है। क्यों? आर जो है हमने वेरिएबल क्वांटिटी ली है, तो वो चेंज हो सकती है। आर ई लेते हैं तो फिर वो नहीं चेंज होती, क्योंकि वो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाती। तो यहाँ पर भी जो बंदा है उसको भी लगेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ जो इसको भी लगेगी ना, यहाँ जो आएगा पोल के पास उसको भी लगेगी, लेकिन बहुत कम लगेगी। क्यों? क्योंकि जो बीचों बीच में उसको क्या होगा, वो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा बस, या फिर बीचों बीच में आ जाए तो उसको घूम ही नहीं रहा होगा, तो उसके ऊपर ये ज़्यादा असर नहीं करता है। अगर आप पोल पे हो तो ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर एकदम बीचों बीच में यहाँ पर हो तो काफ़ी असर करेगी ना, वो भी काफ़ी बहुत कम होता है। ऐसी चीज़ है। इतना सब कुछ बताइए। अब यहाँ से देखो, ये इसको फिगर को इधर फिर से बना लो। ठीक है, ये यहाँ पर मान लो आप r डिस्टेंस पे यहाँ पर हो। ठीक है, ये इसको हमने क्या कर दिया, इसको सरफेस मान लिया, या फिर इसको ऐसे यहाँ से हमने थीटा कंसीडर किया तो इसको ओरिजिन मान लिया। ठीक, ओरिजिन सिंपल सी, ये थीटा एंगल यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब अच्छे से देखना, ये अर्थ का जो होता है वो ऐसे खींचता है, तो mg सेंटर में, mg सेंटर से mg लगेगी, लेकिन ये जो है तो ऐसे बाहर फेंक रहा ना अर्थ से, तो ये ऐसे लगेगा हमेशा। ठीक है ना, ये जो यहाँ पर ये ऐसे लगेगा। ये बीचों बीच में था तो सीधा हो गया, टेढ़ा तो ऐसे लगेगा ना, क्योंकि अर्थ जो है चारों तरफ से ऐसे ऐसे खींचता है। ऐसे नहीं, ऐसे तो सामने हो तो ऐसे खींचेगा, लेकिन कोई ऊपर बैठा है तो ऐसे खींचेगा, नीचे बैठा है तो ऐसे खींचेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा है। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल बना। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है mr⍵² बना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये एंगल थीटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा बिल्कुल। अब ये अगर थीटा हो गया तो ये पूरा कितना 180 होता है, तो ये चीज़ हो गई 180 माइनस थीटा हो जाएगी कि नहीं। ये भाई देखो, सिमेट्री से सीधा सेम एंगल जा रहा है। ठीक है, ये भले थोड़ा फिगर टेढ़ा मेरा बन गया हो, तो ये 180 माइनस थीटा होगा अगर ये थीटा है, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर में 180 एंगल होता है। अब एक चीज़ बताओ, ये बहुत ज़्यादा है। अब एक सबको पता है कि मान लो ये mg, अब इसको आप यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, mr⍵²। ठीक है, यहाँ वेक्टर लगाना चाहो लगा लो, और mg में लगाना है तो यहाँ लगाना चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, mg लगता है, लगाना चाहो लगा लो, अभी आगे यूज़ होगा ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, अच्छे समझना, इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा, इसको आप कहोगे mg इफेक्टिव, या फिर इसको रिजल्टेंट बोल दो, जो तुम्हारा मन है, रिजल्टेंट बोलो, या फिर हमको निकालना तो mg इफेक्टिव है तो ये बोल दो। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ बनी, यहाँ पर ये गलत है। क्यों? समझो, पहले हम लोग हमेशा बीच को बीच से निकालते थे, यहाँ पर ये जो है ये गलत है। ये एंगल जो है 180 माइनस थीटा है, मानना है। ठीक है, 180 माइनस थीटा है, ये तो मानना है। ये यहाँ पर गलत क्यों है बीचों बीच से? क्यों? देखो, हमने कहा ये फोर्स इतनी ज़्यादा है कि ये महसूस नहीं हो रही, ये फोर्स इतनी ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि ये महसूस नहीं हो रही, तो रिजल्टेंट क्या इसकी तरफ होगा क्या? नहीं, अगर जिसकी फोर्स ज़्यादा, रिजल्टेंट वहाँ झुक जाएगा, तो रिजल्टेंट आना तो बीचों बीच में चाहिए। रिजल्टेंट जो है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ज़्यादा आएगा, तो हमेशा इसका ये ऐसे होगा। इसका थोड़ा सा लॉजिक भी है, समझो भाई, यहाँ कम, जहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगी चीज़ वहीं तो अट्रैक्ट होंगी, तो हमारा वेक्टर भी वहीं तो आएगा। उधर क्यों जाए जहाँ पर फोर्स है ही नहीं जरा सी भी, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बस ये नॉर्मल सा चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई इतनी। ठीक है, अब आप देखोगे ये हमको निकालना है, तो इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर चैप्टर 4 याद है ना, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है। तो ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं, इसका वेक्टर सम
इक्वल इसके और इसके होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं पर लिख रहा है, mg, ये आप साथ में नोट करते तो चलिए, mg इफेक्टिव वेक्टर सम ना, वेक्टर सम इक्वल टू mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर वेक्टर r में लगेगा, r वेक्टर, क्योंकि ये देखो यहाँ से वेक्टर r हमारे को नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये mg, m से m ये सब कट गया, आया g इफेक्टिव इक्वल टू g प्लस r ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक आया। अब ये वेक्टर है तो वेक्टर सम तो सब लोग करना जानते ही हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इसको बस आपको क्या करता है, इसको वेक्टर सम इसका कर देना। तो कैसे होता था वेक्टर सम, कैसे होता था, देखो g इफेक्टिव इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यानी कि a ये है, b ये है, m कट चुका है, m को हटा दो यहाँ से, m कट चुका है, नोट साथ में करते चल रहे हो, ठीक है, इतना तो मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हुआ g का स्क्वायर, ठीक है, प्लस r ओमेगा का, r ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि 4 हो गई वैल्यू, ठीक है, ये r है। अब उसके बाद 2ab कॉस थीटा, यानी कि 2g स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2ab है ना, अब यहाँ पर नहीं r 2g स्क्वायर भी नहीं होगा ना, ये g था केवल, तो 2g r ओमेगा, 2g r ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह क्या था 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, कितना आएगा आपका कॉस 180 माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा ही होता है, तो सबको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में ना, ठीक है। अब ये चीज़ तो इतनी समझ में, इसको सॉल्व भी तो करना है, जी इफेक्टिव जी स्क्वायर यहाँ पर, तो ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ देखना अच्छे से, ओमेगा जो है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। जिसने नहीं, देखो ये तो पहले जानते हो, सेंटर ऑफ मास से देख चुके हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, ठीक है। अर्थ को एक सर्कल करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 2π 24 अपॉन वो SI यूनिट 60/60 इंटू 60। तो आप देखोगे 2π की वैल्यू कितनी होती है आपकी 44/7 ना, यही तो होती है। और ये नीचे वैल्यू इतनी बड़ी है, तो ओमेगा की वैल्यू कुछ है लेकिन बहुत छोटी है ना, तो बहुत छोटी वैल्यू का अगर आप पावर 4 कर दो तो वो टेंड करेगी 0 की तरफ, तो इसको हटा दिया जाता है। भाई लॉजिक सब यही देते तो हम भी यही देंगे कि इसको, भाई इसका इफेक्ट होता है समझ लो एकदम ना मात्र, एकदम 0.000 करके, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है 0.00, उसकी पावर 4 कर दिया तो और छोटा हो गया। भाई स्क्वायर तक तो फिर भी ले ले, लेकिन पावर 4 समझो बहुत छोटा हो गया, अब उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसे कोई वैल्यू लिखी नहीं हुई है 0.02, तो एक स्क्वायर करोगे तो 0.002 आएगा, उसका आप 4 कर दोगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो 0.2 के मुकाबले वो छोटी हो जाती। तो इसको हटाओगे, इसको 0 कर दोगे, यहाँ पर बचा क्या 2g r ओमेगा स्क्वायर कॉस कितना आपका थीटा, ये इतना आया, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसको सिंपल सा सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको अब हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक, इतना पूरा नोट करना है, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। इसी को आगे हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ तो यहाँ पर ऐसे माइनस होता है ना कॉस का, तो ये माइनस होगा, ठीक है, ये इतना सा आप कर लेना, ये माइनस होगा। अब इसके आगे देखो कुछ नहीं करना है, बस जी स्क्वायर को बाहर ले लो, यहाँ पर ये इसका आगे का स्टेप यहाँ चल रहा है, ठीक है। जी इफेक्टिव में आप क्या करोगे, जी स्क्वायर को बाहर ले लोगे। अब जी स्क्वायर को बाहर लिया तो यहाँ तो बचा 1 आपका, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं ज़रा सा, ये आपका कितना बचा 1, ठीक है। और आपका ये कितना है, यहाँ पर ये जी है, एक जी है, तो यहाँ से जी स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे बाहर, तो अब अगर यहाँ से एक जी ले लो तो अपॉन में जी रखना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो यहाँ आपका आएगा 2r ओमेगा स्क्वायर, ठीक, r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, बिल्कुल ये नॉर्मल सा, ये अच्छा यहाँ 2 कॉस लगा दिए थे क्या, तो ये एक होगा ना, वो जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है। तो 1 - 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इतना है, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ को अपॉन में जी लगा लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये आपका जी स्क्वायर बाहर लिया, बाहर आके तो जी होगा ना, ठीक है। तो जी इफेक्टिव इक्वल टू आपका हुआ जी, अब ये पूरा अंडर रूट इसमें हटेगा तो 1/2 पावर हो सकती है, तो 1 - 2, और ये आपका कितना हुआ, ये पूरा आपका कितना आ जाएगा, ये चीज़ इतनी आई, ठीक है, 1/, ठीक है, ये r और ये कॉस थीटा, ये तो इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, 2r ओमेगा कॉस थीटा, और देखो ये 1/2 है,
ये 1/2 है। नॉर्मल से समझना, ये चीज़ फिर इधर आ जाएगी, क्यों? वही यार फिर से कॉन्सेप्ट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, 1 के कंपेयर में बहुत छोटी है, ये चीज़ बहुत छोटी है, उसका स्क्वायर कर दिया तो और छोटा हो गया। बहुत छोटी क्यों ओमेगा की? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू देखो, अगर कोई अभी ध्यान नहीं दे पाए फिर से देख लो, 2π/t है, तो भाई 1 के कंपेयर में कर लो, बहुत छोटी होगी वैल्यू, तो छोटी है तो ये आगे आ जाएगा। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई अब की बार आपकी? जी कितना आया यहाँ पर? अपॉन में तो जी है, अपॉन में जी था, ठीक है, ये जी बाहर आया आपका कितना? 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब जी को यहाँ पर जब इसको आप लिखोगे, यहाँ जी लिखा, ये 1 - 2 और ये 1/2 उतारा, ठीक है, तो ये 2 से 2 तो कटेंगे, पता है, r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जी। अब क्या करोगे आप, ये चीज़, ये नीचे वाली चीज़ तो नोट हुई है, ठीक है, अब इसको आगे फर्दर ही करना है। देखो इसको अंदर जी को भेजोगे तो जी इफेक्टिव जो है, जी इफेक्टिव हमारा वो हो जाएगा जी माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, हुआ इतना। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये तो नहीं हो गई वैल्यू, और ये जी है इसको काट देगा, ऊपर जी जाएगा, तो ठीक है, यह हो गया। अब ये जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है यही आपकी आ जाएगी, ये r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगी इतनी वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पर अगर वो जो हमने फॉर्मूला बनाया तो उसमें देखोगे तो ये चीज़ ऐसे अगर गई थी, ये यहाँ पर आपका था थीटा, और ये इसको ऐसे बना दोगे, ये चीज़ अगर ऊपर ले जाओगे तो ये जो r है, ये जो r है, r का जो वहाँ कंपोनेंट आएगा वो r cos थीटा नहीं आएगा। आप देख रहे हो ना, ये चीज़ जो ये चीज़, ये r cos थीटा, तो ये ऊपर भी तो r cos थीटा है, पैरेलली मूव कर सकते हैं वेक्टर को। तो देखो अगर ये जो है r cos थीटा है, तो इसको ऊपर उठाओगे तो ये चीज़ भी तो r cos थीटा होगी, हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप यहाँ पर r की जगह r cos थीटा लिख दो, जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गई जी माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ये r की जगह r कौन है? अर्थ का, r e cos थीटा। अब ये सरफेस के लिए हो गई, अब ऊपर नीचे जाओगे तो उसके लिए अलग होगी। ये चीज़ इतनी आई, पूरी समझ में आया अच्छे से, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब इसके आगे अब देखो क्या है, ये जो है हमारा ये इतना आया, अब इसके आगे इसको देखेंगे इक्वेटर में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमको क्या इक्वेटर और पोल देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो r e ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, देखो जो हमारा r था उसकी जगह हमने r cos थीटा लिखा है, तो 2 cos नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन मेन फॉर्मूला जो है ये है, मेन फॉर्मूला, इसके ऊपर फोकस करना ये है कि अगर हमने रेडियस ऑफ अर्थ की बात की तो ये लगेगा। अब देखो एक चीज़, जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव का जो मेन काम था, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बिल्कुल, ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है। जी इफेक्टिव की वैल्यू ये आ गई, इतना पूरा आपको याद कर लेना है। अब हमसे जो 2 मेन चीज़ें पूछी गई, इस फॉर्मूले को भी नीचे वाले को लिखे रहने देंगे, ठीक है। आपसे पूछा है जी इन इक्वेटर, यही 2 क्वेश्चन बहुत आते हैं, जी इन इक्वेटर, ठीक है, और आपका क्या है जी इन पोल, ठीक है। तो चलो कर लिया जाए। इसका देखो ये एक दूसरा तरह का फॉर्मूला, लेकिन इसी का यूज़ करके हो जाएगा। जी इन पूछा है इक्वेटर, ठीक है, तो इक्वेटर में एंगल आपका कितना होता है? इक्वेटर में एंगल आपका होता है 0, cos 0 होता है कि नहीं? इक्वेटर के अंदर देखो एंगल, अर्थ से जो सेंटर है उससे एंगल कितना होगा? ऐसे स्ट्रेट 0 है ना, पॉइंट देखो वहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पर ऐसे देखोगे तो 180 हो जाएगा। तो जी माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 1 0 की वैल्यू 1, खत्म। अब जो दूसरा आया ये, यहाँ पर कॉस आपका जो पोल पे कैसा होता है एंगल 90, ठीक है। देखो ये अगर किसी को समझ में आ रहा है एंगल कैसे, तो ऐसे, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये एंगल हुआ 0 और ये पोल वाला एंगल हुआ 90, ऐसे है, ठीक है, सिंपल सा। तो g माइनस 0 क्यों? क्योंकि r e ओमेगा स्क्वायर है ना, या फिर r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर जी वो हो 90 तब भी 0 हो, स्क्वायर थीटा या फिर दोनों की 0 ही होती है। तो ये इसमें रखो या इसमें रखो 0 ही आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? जी आ गई केवल। तो अब ये इसमें जो एक चीज़ आई है कि पोल में वेरिएशन नहीं होता है, और मेन जो सिस्टम था, जो मेन था चेंज कि यहाँ पर कम हो रही है, वो रीजन शेप नहीं था। यहाँ से पता चला जो रीजन था वो शेप नहीं था, रीजन हमारा क्या था? ये था, रीजन जो था हमारा ये था। क्योंकि मान लो शेप में इतना अंतर ही नहीं है, वो दिखाते हैं अर्थ के ऐसे और ऐसे सब में इतना अंतर नहीं है। मान लो ये 6400 है इधर की इक्वेटर की, तो वो कितनी होगी? 6300। तो इसमें कहाँ कुछ चेंज आ जाएगा? 100 है, देखो 100 का अंतर, 100 में कुछ चेंज आ जाएगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए इसको इतना कंसीडर नहीं किया गया, कंसीडर किया गया हमारा रोटेशन, ठीक है। अब देखो रोटेशन उसको अच्छे से समझ में आया होगा जिसने हमारा चैप्टर देखा होगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन के पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जो चाहे उसको चेकआउट कर सकता है। डालना रोटेशनल मोशन एग्जाम लेजेंड्स, ठीक है, तभी आएगा रोटेशनल मोशन एग्जाम लेजेंड्स,
आपका आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे लेक्चर्स आ जाएंगे फिर, और आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा चल ही रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, और मैथ का अभी हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो डाला है। उसमें क्या कर रखा है कि ट्रिक्स के साथ, सारे क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ किए हैं, और सारे जो है क्वेश्चन वो हमारे PYQs है। सारे क्वेश्चन जो है PYQs हैं, कोई ये नहीं कि अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया है, PYQs लिए, और कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कि बहुत लंबा किया, सारे ट्रिक्स के साथ किए हैं। और देखो जेईई मेंस ऐसा है भी, इसमें आपके 90 आते हैं क्वेश्चन, 90 होते टोटल, 75 करने होते हैं। उसमें होता कि आपको यही स्पीड ही तो चाहिए, स्पीड के लिए ट्रिक्स आनी जरूरी है, और ट्रिक्स के लिए आपको हमारे चैनल में आना जरूरी है, जब भी आपको अच्छे से ट्रिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको आगे क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और कल जो होगा हमारा पोटेंशियल का टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियल जो है वो कभी डिफाइंड भी नहीं है, जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, उसकी एनर्जी डिफाइंड है, तो उसको हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल कभी डिफाइंड नहीं होता। करते क्या है, एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको जीरो मान लेते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी मानते हैं, इन्फिनिटी में जीरो मानते हैं, और वहाँ से जो हम पॉइंट लेते हैं वहाँ से पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये जो बड़ा मतलब फैसिनेटिंग टॉपिक है, मतलब जो है साइंस की और फिजिक्स की दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानने में। तो ये आपको अगर पढ़ना है कल, और बहुत अच्छे से कुछ बातें भी ऐसी करेंगे जो आपको मतलब थोड़ा फिजिक्स में इंटरेस्ट देंगी, तो उसके लिए आपको कल जरूर आना है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।